लेकिन बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। अंग्रेजी जानने वालों का तो बिल्कुल अभाव था। घर में कोई अंग्रेजी बोलने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं, सोसाइटी में भी कोई अंग्रेजी बोलने वाला नहीं। इसे आज की अपेक्षा उस जमाने में अंग्रेजी पढ़ना बड़ा कठिन कार्य था। यानी इनके बड़े भाई साहब की दृष्टि में अंग्रेजी बहुत कठिन है। जो जिसको पढ़ने के लिए, जिसको समझने के लिए, जिसको जानने के लिए बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता है, उसके लिए खेल कूद का बिल्कुल त्याग कर देना होगा। केवल पढ़ाई ही करनी होगी। तमाम प्रकार की इच्छाओं को त्याग कर केवल पढ़ाई के प्रति आसक्ति रखनी होगी, तब कहीं अंग्रेजी पढ़ी जा सकती है, समझी जा सकती है, सीखी जा सकती है। कहते हैं कि बड़े बड़े विद्वान भी अंग्रेजी ठीक से बोल नहीं पाते हैं, न लिख पाते हैं। और फिर कहते हैं कि और मैं कहता हूं तो कि तुम कितने घोंघा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूं, यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूं। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूं। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपये क्यों बर्बाद करते हो? कहना ये चाहते हैं कि तुम देखते हो कि मैं कितनी मेहनत करता हूं, हमेशा पढ़ते रहता हूं, उसके बाद भी मैं फेल कर जाता हूं। उन दिनों अंग्रेजी कंपलसरी थी। अंग्रेजी में फेल तो पूरी कक्षा में फेल। तो अंग्रेजी में पास नहीं होते थे तो फेल हो जाते थे। इन्होंने अपने त्याग की चर्चा की। इतने मेले तमाशे होते हैं, मैं उसमें नहीं जाता, खेलने कूदने भी नहीं जाता, और उसके बाद भी मैं एक एक कक्षा में 2-2 साल पढ़ा रहता हूँ, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। और तुम यूं खेल कूद कर कैसे परीक्षा पास कर लोगे? अगर नहीं पढ़ना है तो चले जाओ, घर चले जाओ, वहां मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई को क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें मतलब हृदय को वेद देने वाली बातें, हृदय को चुभ जाने वाली बातें। ऐसे ऐसे सुक्ति शब्द कैसे बना है? सुजोड़ उक्ति, सुजोड़ उक्ति, सुजोड़ उक्ति बराबर सुक्ति। उक्ति का मतलब होता है कथन, और सु उपसर्ग लग गया। तो जब सु उपसर्ग लग गया तो इसका अर्थ हुआ सुंदर कथन। वह कथन जो जीवन के लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है,
वैसे कथन को सुक्ति कहा जाता है। तो ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। जिगर मतलब दिल, दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। कोई उत्साह नहीं रह जाता, कोई उमंग नहीं रह जाता, क्योंकि जितनी मेहनत की अपेक्षा बड़े भाई छोटे भाई से कर रहे थे, उतनी मेहनत करने की क्षमता वे अपने में नहीं पाते थे और निराश हो जाते थे। जरा देर के लिए वे सोचने लगते, क्यों न घर चला जाऊं, जो काम मेरे बूते के बाहर है, बूते मतलब सामर्थ्य, सामर्थ्य के बाहर है, उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। तो क्या किया कि ऐसी ऐसी सुक्ति बाण चलाते थे, ऐसे ऐसे, उनका दिल ही टूट जाता था, उमंग समाप्त हो जाती थी, निराशा के बादल छा जाते थे और जी में कई बार उनके जी में ये आता था कि क्यों न वे घर चले जाएं, पढ़ना लिखना उनके बस की बात नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के बाद निराशा के बादल छट भी जाते। उन्होंने निश्चय किया कि अब बड़े भाई साहब को मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा और उन्होंने चटपट एक टाइम टेबल बना डाला। और टाइम टेबल इस प्रकार बनाया उन्होंने कि उसमें खेलने का समय ही नहीं नियोजित हुआ, खेलने का समय नियोजित नहीं हो सका। और अजीबोगरीब टाइम टेबल आप देखेंगे, कैसे टाइम टेबल बनाया इन्होंने, क्योंकि बिना पहले से नक्शा तैयार किए हुए, बिना पहले से कोई योजना बनाए हुए कैसे काम चल सकता था। तो टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल छूट जाती थी। कैसे टाइम टेबल इन्होंने बनाया, प्रातः काल 6 बजे उठना। हम शिक्षक भी आप लोगों को कहते हैं टाइम टेबल बनाने के लिए, और टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि आप उसका अनुसरण कर सकें। इन्होंने टाइम टेबल बनाया, प्रातः काल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजी बहुत कठिन थी उनकी दृष्टि में, अंग्रेजी बहुत कठिन विषय था, तो इसलिए 2 घंटे उसमें 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब मतलब गणित मैथमेटिक्स, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापिस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी और 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। ये उनका टाइम टेबल बनकर तैयार हुआ। फिर कहते हैं कि मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात।
पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती, उसका उल्लंघन शुरू हो जाता।